सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं करियर एंडेवर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम सीएसआर नेट जेआरएफ की लाइफ साइंसेस को प्रिपेयर करते हैं। और इस सीरीज जिसके अंदर में हम यहां पर पीवाईक्यूज मेंशन कर रहे हैं, उस सीरीज में मैं आज आपके साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉड्यूल जो है उसका डीएनए ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट लेने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, पिछले सेशन के अंदर में हमने डीएनए ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अपन ने काफी हद तक आप कह लीजिए उसका आउटव्यू लेने की कोशिश करी थी और काफी कॉन्सेप्ट्स को भी समझा था। उसी पैटर्न को आज भी मैं फॉलो करते हुए आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट उनसे रिलेटेड हैं उनको भी आपके लिए क्लियर करता जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन की। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम यहां पर अपने अगले सवाल पर जब बढ़ते हैं, तो पहला सवाल हमारे सामने जो आ रहा है, ये नवंबर नेट के अंदर में 2020 का पूछा हुआ सवाल है। हमारे डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इसमें हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन इन पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हमारा ये सवाल आता है। क्या कह रहा है? सबसे पहले सवाल पर ध्यान दें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर बेंडिंग ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम इज फॉल्स। डियर स्टूडेंट, यहां पर ये सवाल जिस तरफ हमारे हमको लेकर जाना चाहता है वो है क्रोमोसोम बेंडिंग। क्रोमोसोम बेंडिंग दरअसल वो टेक्निक है जिसके माध्यम से हम डीएनए के अंदर प्रेजेंट यूक्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दरअसल ये बेंडिंग जो प्रोसेस है ये भी कुल 4 तरह की हमको देखने के लिए मिल जाती है। जी बेंडिंग होती है, आर बेंडिंग होती है, क्यू बेंडिंग होती है, सी बेंडिंग होती है। लेकिन हमारा सवाल यहां पर हमको कन्फाइंड रखना चाह रहा है ओनली एट आर बेंडिंग। तो आर बेंडिंग के अनुसार ही जो स्टेटमेंट यहां पर देख रही है उनको हम जज करेंगे और उनमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो देखिए वन बाय वन अगर अपन इन स्टेटमेंट को देखें, सबसे पहला स्टेटमेंट यहां पर आता हमारा, द हीट ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियली डी नेचर जीसी रिच डीएनए टू प्रोड्यूस आर बेंडिंग पैटर्न। अब ये जो हमारा ऑप्शन कह रहा है कि आप इस आर बेंडिंग के दौरान यहां पर हीट ट्रीटमेंट देते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए अगर इसको क्लियर करूं तो देखिए, एक कॉमन बेंडिंग जो हम डीएनए के इन यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं वो है जी बेंडिंग। ठीक है, जी बेंडिंग में क्या होता है, हम यहां पर एक स्टेन यूज करते हैं जिसे कहा जाता है जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन, इस जिम्सा स्टेन की खासियत है कि जब हम इस स्टेन को डीएनए के साथ में देते हैं, क्रोमेटिन के साथ में देते हैं, तो ये उनके जो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके साथ में बाइंड करके उनको आपको डार्क कलर के रूप में शो करेगा, डार्क बैंड्स के रूप में शो करेगा। तो जिम्सा स्टेन कहां बाइंड करता है? हेटेरोक्रोमेटिन रीजन्स पर। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन से बाइंड करता है और उन्हें डार्क शो करता है एज डार्क बैंड। ठीक है, जबकि इसकी बाइंडिंग हमको यू क्रोमेटिन पर दिखाई नहीं देती और यू क्रोमेटिन आपको लाइट बैंड के रूप में यहां पर दिखाई देगा। तो यू क्रोमेटिन कैसा दिखेगा? यहां पर लाइट बैंड के रूप में दिखाई देगा। क्लियर है बात? यह है हमारी जी बेंडिंग कहना। आर बेंडिंग जो होती है, आर बेंडिंग, ये दरअसल जी बेंडिंग से जस्ट ऑपोजिट काम करती है और इसका नामकरण भी इसी आधार पर किया गया है, दैट इज रिवर्स ऑफ जिम्सा। रिवर्स ऑफ जिम्सा। ठीक है, तो इसमें आपको आउटकम कैसे दिखेगा? जो लाइट बैंड आपको यहां पर दिखाई दे रही है यूक्रोमेटिन की, ये यहां पर आर बेंडिंग में डार्क हो जाती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर आर बेंडिंग में यूक्रोमेटिन हमें डार्क दिखेंगे, यूक्रोमेटिन डार्क दिखेंगे। ठीक है, और हेटेरोक्रोमेटिन हमें लाइट दिखाई देंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक थोड़े से यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो देखो, मैं डीएनए अगर यहां पर ड्रॉ करता हूं आपके लिए, तो आप ये मानकर चलिए कि जो भी इसमें कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन्स हैं, जैसे हम बीच का सेंट्रोमियर कहते हैं,
सेंट्रोमियर है, साइड में टीलोमर है, ठीक है, साइड के टीलोमर, ये सब क्या है, दीज आर हेटेरोक्रोमेटिन रीजन, और वो भी कौन से, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन रीजन। अगर कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन रीजन को लेकर आपको डाउट है, वैसे पिछले सेशन के अंदर में मैंने इस चीज को क्लियर किया है, जरूर आपको वो देख लेना चाहिए, फिर भी यहां पर थोड़ी क्लियरिफाई करने के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है वो क्या होता है। दरअसल क्रोमोसोम के अंदर वे जो रीजन होते हैं जो हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टेड ही रहते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। जबकि कुछ पार्ट डीएनए का जो कभी हेटेरोक्रोमेटिन बन जाता है, कभी यूक्रोमेटिन बन जाता है, उसे फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। तो जो हमारे सेंट्रोमियर हैं, टीलोमर हैं, ये हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टेड रहने वाले पार्ट्स हैं, इस कारण से ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन कहलाएंगे। तो इन्हीं के साथ में हमारी जिंसा स्टेन बाइंड करके कैसा शो करती है, डार्क बैंड शो करती है। लेकिन आर बैंडिंग यानी रिवर्स ऑफ जिंसा में आपको इससे ऑपोजिट देखने के लिए मिलता है। जो यहां पर ए स्टेटमेंट कही रही है कि हीट ट्रीटमेंट जब हम देते हैं प्रेफरेंशियली, तो ये डी नेचर करता है जीसी रिच डीएनए को। यहां पर आपको बात समझने की जरूरत है बच्चे, ए टी रिच जो डीएनए होता है हीट देने पर वो रेडली मेल्ट करता है, लेकिन जीसी रिच है उसको हाई हीट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो बात कर रहा है कि हीट ट्रीटमेंट जो है इससे डीएनए डी नेचर यहां पर हो रहा है, यहां दरअसल टेम्परेचर का वो रोल नहीं है। टेम्परेचर का रोल इसके अंदर में क्या है, जो हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन्स हैं उनको कुछ हद तक डीनेचर करने का काम इसमें रहता है। जीसी रिच जो डीएनए ये इस लेवल के ऊपर में यहां पर डीनेचर नहीं होता। तो पहली स्टेटमेंट ही जो कही जा रही है वो सही नहीं है, यहां पर पहली स्टेटमेंट ही आपको गलत दिख रही है, ठीक है। हाँ, यहां पर हीट ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन उसके कारण से जो जीसी रिच जो हमारा डीएनए है वो यहां पर आर बेंडिंग पैटर्न में शो नहीं होता। क्लियर है बात। यहां पर क्या शो हो रहा होगा, यू क्रोमेटिन पार्ट शो हो रहा होता है हमारा, जो कि डार्क के रूप में एग्जिस्ट करता है, और वो हमारी आर बैंड होते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो रहा है, तो बाकी स्टेटमेंट आपको सही मिल रहे हैं, ये आपके लिए एक तरह से इंफॉर्मेशन का भी काम कर रहे हैं। तो क्या क्या बातें सही है, दिस इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ जी बेंडिंग पैटर्न। क्या ये बात सही है, यस ये वाली बात सही है। सी में देखें, द आर बेंडिंग आर क्यू नेगेटिव। अब क्यू यहां पर क्या आ रहा है, दरअसल एक सवाल ने यहां पर बेंडिंग के आपके सामने तीन पक्ष रखने को मुझे मजबूर कर दिया है। आपने जैसे जी और आर बेंडिंग को समझा, ऐसी एक क्यू बेंडिंग भी होती है। क्यू बेंडिंग में क्या होता है, क्यू बेंडिंग अगर मैं आपके लिए क्लियर करूं तो आप ये समझिए, क्यू बेंडिंग दरअसल इसके अंदर भी हम वही यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन ही पहचानेंगे, लेकिन अंतर कहां आता है, क्यू बेंडिंग के अंदर जो स्टेन यूज की जाती है वो होती है क्यूनाक्राइन मस्टर्ड। क्यूनाक्राइन मस्टर्ड, और इसका आउटकम कैसा है, सेम वैसा ही है जैसे जी बेंडिंग का होता है, ठीक है। यानी कि हेटेरोक्रोमेटिन डार्क, हेटेरोक्रोमेटिन डार्क और यूक्रोमेटिन लाइट, ठीक है। तो जो बात आप जी बैंड के जी स्टेन के लिए मान के चलते थे, जिम्सा स्टेन के लिए मान के चलते, वही आपको बस इस क्यूब आपका ये की बेंडिंग के लिए मानना है। तो हम यहां पर क्या ये चीज कह रहा है, इसको ऑब्जर्व करें, आर बेंडिंग आर क्यू नेगेटिव। आर बैंड हमारे कौन से हैं यहां पर, अगर हम देखें तो कौन से हैं आर बैंड, यूक्रोमेटिन ये वाला है हमारा बैंड, ठीक है। जो डार्क दिख रहा होता है वही हम बैंड मानकर चलते हैं, जैसे जी का जो डार्क बैंड है वही जी बैंड कहलाते हैं, और वो हेटेरोक्रोमेटिन है, ठीक है। आर बैंडिंग का जो डार्क पार्ट है वो क्या है, यूक्रोमेटिन है। लेकिन क्यू बैंड का, क्यू बैंड का अगर हम डार्क शो होते हैं तो वो हेटेरोक्रोमेटिन है। तो ये यहां पर जो कह रहा है आर बैंड आर क्यू नेगेटिव, तो क्या ये वाली बात सही रहेगी, यस ये वाली बात सही रहेगी, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि देखो यूक्रोमेटिन, जो यूक्रोमेटिन पार्ट है यहां पर हमारा जिनसा बाइंड कर रहा है, ठीक है, डार्क शो कर रहा है, ठीक। हम ये बात अगर आर बैंड के लिए कह रहे हैं, यानी यूक्रोमेटिन के लिए कह रहे हैं, तो क्या वहां पर क्यूनाक्राइन बाइंड कर रहा है, नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई क्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें क्लियर हुई है। डी स्टेटमेंट पर चलते हैं, द डीएनए ऑफ आर बैंड जनरली रेप्लिकेट अर्ली ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। क्या ये वाली बात सही है, यस ये वाली बात सही है। क्यों सही है, अरे भाई यही तो बात आ रही है हमारे सामने, द डीएनए ऑफ आर बैंड। आर बैंड क्या है हमारा, आर बैंड क्या है, यूक्रोमेटिन। तो डीएनए के अंदर में ये रेप्लिकेट अर्ली करेंगे एस फेज में, यस ये अर्ली करेंगे।
तो इस कारण से तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है और पहली स्टेटमेंट गलत है। दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। और अगला सवाल जो है हमारे सामने, ये काफी लंबा सा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पहले कंप्लीट अटेंडेंस देंगे, पूरा ध्यान देंगे, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए हर एक पक्ष को इसके लिए क्लियर करते चलते हैं। नेट जून 2021 के अंदर पूछा गया ये सवाल है। क्या सवाल कह रहा है ये? द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड यहां पर कुछ आपके सामने स्टेटमेंट रखी जा रही हैं, उनको आपको देखना है। तो कुल यहां पर अगर हम देखें तो 4 स्टेटमेंट हमें दिखाई दे रही है। पहली स्टेटमेंट, द हिस्टोन टेट्रामर इन द कोर न्यूक्लियोसोम कंप्राइज H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, क्या कह रहा है? हिस्टोन टेट्रामर जो है इन कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, उसके अंदर H2A, H2B, H3, H4 चारों होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट समझ लिया अपन ने। आगे चलते हैं। अभी इसके राइट और रॉन्ग होने पर हम बात नहीं कर रहे, पहले स्टेटमेंट को समझते चलते हैं, फिर अपन इसके ऊपर निष्कर्ष निकालेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। बी स्टेटमेंट पर आओ। द एन टर्मिनल टेल ऑफ कोर हिस्टोन आर बिलीव टू बी स्टेबलाइज द 30 नैनोमीटर फाइबर। 30 नैनोमीटर फाइबर कहने से क्या तात्पर्य है इसका? ये हमें बता रहा है सोलेनॉइड और जिगजैग मॉडल्स के बारे में। अगर इनके बारे में कुछ डाउट है तो आपको पिछला सेशन मेरा जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि ये सोलेनॉइड और जिगजैग कैसे सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ड्यूरिंग क्रोमोसोम कंडेंसेशन। तो ये 30 नैनोमीटर फाइबर जो है, ये क्या बता रहा है कि एंड टर्मिनल ऑफ टेल ऑफ कोर हिस्टोन आर बिलीव टू स्टेबलाइज 30 नैनोमीटर फाइबर ऑफ न्यूक्लियोसोमल डीएनए बाय देयर इंटरेक्शन विद एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसे कहने का ये मतलब है कि जो न्यूक्लियोसोम होते हैं उनकी जो टेल्स होती हैं, एक्चुअली वही टेल क्या है? एन टर्मिनल है। एन टर्मिनल ऑफ वन न्यूक्लियोसोम इंटरैक्ट विद एन टर्मिनल ऑफ अनदर न्यूक्लियोसोम टू फॉर्म सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। ये कहना है हमारे इस स्टेटमेंट का। ठीक है, सी पर आ जाओ। द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ एन टर्मिनल टेल एज वेल एज द ग्लोबुलर डोमेन ऑफ कोर हिस्टोन मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। इसे कहने का क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन यानी कि प्रोटीन बनने के बाद में जो मॉडिफिकेशन होती हैं एन टर्मिनल टेल्स के अंदर में, और साथ साथ में ग्लोबुलर डोमेन यानी जो मेन बॉडी है हिस्टोन प्रोटीन्स की, उनके अंदर होने वाली जो मॉडिफिकेशन है वो अल्टीमेटली मॉड्यूलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इवेंट को, कि ट्रांसक्रिप्शन वहां पर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑब्वियस तौर पर जेनेटिक कोड से तय होता है। ठीक है, एपिजेनेटिक्स यहां पर लागू हो रही है। ठीक है, डी स्टेटमेंट पर आए तो अकॉर्डिंग टू द जिगजैग मॉडल 30 नैनोमीटर फाइबर ऑफ द लिंकर डीएनए सर्कल्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फाइबर एज डीएनए मूव फ्रॉम वन न्यूक्लियोसोम टू नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि जिगजैग मॉडल के अनुसार जो कि 30 नैनोमीटर का होता है, ठीक है, लिंकर डीएनए सर्कल अराउंड, लिंकर डीएनए क्या कर रहा है? सर्कल अराउंड दी सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ सर्कल करता है ऑफ द फाइबर। ठीक है, एज द डीएनए मूव फ्रॉम वन न्यूक्लियोसोम टू नेक्स्ट, जब एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम पर जा रहा होता है लिंकर डीएनए। क्लियर ये सभी को? अब अगर पिछला सेशन आपने देखा है तो बच्चे मैंने वहां पर डिटेल में आपको जिगजैग मॉडल और इसके साथ में सोलेनॉइड मॉडल समझाया है। जिगजैग मॉडल क्या होता है? 2 स्टार्ट हेलिक्स होती है, जहां पर जो 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं वे हेलिक्स तो बना रहे होते हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। तो एक जो हेलिक्स हम कहते हैं, जो एक जनरल हेलिक्स होता है, वो हमारे लिए इस डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ये सर्कल चल रहा है एक तरीके से और हेलिक्स ये फॉर्म करके चल रहा है। यहां पर क्या होता है? जिगजैग के अंदर में डबल स्टार्ट, यानी कि पहले एक न्यूक्लियोसोम, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम, फिर तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा न्यूक्लियोसोम, पांचवा और छठा। ये जो न्यूक्लियोसोम है इनकी अरेंजमेंट एग्जैक्ट ऐसी नहीं होती जिगजैग में। इसमें पहला इधर है तो दूसरा इधर होगा, फिर तीसरा इधर है तो चौथा इधर होगा, पांचवा इधर है तो छठा इधर होगा। तो क्या हो रहा है? आमने सामने यहां पर अरेंजमेंट हो रही है। ठीक है ना? आई बात समझ में? इससे कनेक्टिविटी यहां रहेगी, फिर यहां रहेगी, फिर यहां रहेगी, फिर यहां रहेगी, फिर यहां रहेगी। दैट इज जिगजैग मॉडल। ठीक है ना? क्लियर ये बात? तो द हिस्टोन टेट्रामर, अब हम यहां पर आ रहे हैं कि हमको ऑल करेक्ट बताना है इनमें से। ठीक है ना? ऑल करेक्ट बताना है। क्लियर? तो चारों स्टेटमेंट हमने देख लिए हैं, ये हमारे सामने जिगजैग मॉडल है। अब आओ पहली स्टेटमेंट को समझो। द हिस्टोन टेट्रामर इन कोर न्यूक्लियोसोम कंप्राइज H2A, H2B, H3, H4। होता ही नहीं है ऐसा। दरअसल हिस्टोन ऑक्टामर होता है, और उस ऑक्टामर के अंदर में भी जो टेट्रामर पहले फॉर्म होता है वो केवल H3H4 का ही होता है, जिसके अंदर में H3 के 200 यूनिट्स और H4 के 200 यूनिट्स शामिल होते हैं। तभी हम वहां पर कहते हैं H3H4 का टेट्रामर बन रहा है। ये क्या कह रहा है कि जो हिस्टोन टेट्रामर है उसके अंदर में आपको H2A, H2B, H3, H4 चारों मिलेंगे।
नहीं भाई, केवल H3 और H4 मिलते हैं। H2A H2B तो खाली डायमर बनाकर दो डायमर साथ में जुड़ते हैं तब जाकर ऑक्टामर बनता है। तो ऐसे में पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन, अगले स्टेटमेंट आ जाओ। द एंड टर्मिनल ऑफ टेल ऑफ कोर हिस्टोन आर बिलीव्ड टू स्टेबलाइज 30 नैनोमीटर फाइबर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो जो भी न्यूक्लियोसोम, हम क्रोमेटिन में क्या देखते हैं, बीड्स इन स्ट्रिंग मॉडल रहता है, वहां पर जितने भी न्यूक्लियोसोम्स हैं वे सभी लीनियरली अरेंज रहते हैं। लेकिन अब इनको स्पाइरल के फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म के अंदर में अरेंज करने के पीछे रेस्पॉन्सिबल क्या होगा? जो न्यूक्लियोसोम्स की जो टेल है, यानी उनके अंदर पाए जाने वाले हिस्टोन की जो टेल्स हैं, वे जब एक दूसरे साथ सकती हैं तो एक दूसरे को पास लेकर आती हैं। तो इसी कारण से ये जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं, चाहे जिगजैग देख रहे हो चाहे सोलेनॉइड में आप देख रहे हो, सोलेनॉइड में डायरेक्ट रहता है ये, ठीक है ना। सोलेनॉइड में क्या रहता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, ठीक है, इस तरीके से वो डायरेक्ट चलता है। तो वहां पर भी इनको पास कौन ला रहा है न्यूक्लियोसोम को? उनकी टेल ही ला रही होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट यहां पर सही है, बी स्टेटमेंट इज ट्रू। सी पर आ जाओ। द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ एंड टर्मिनल टेल एज वेल एज ग्लोबुलर डोमेन ऑफ कोर हिस्टोन मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट। भाई पिछले सेशन में भी हमने बात करी थी कि जो मॉडिफिकेशन होती है हिस्टोन्स के ऊपर में, जैसे मिथाइलेशन है, एसिटाइलेशन है, ये ट्रांसक्रिप्शन वहां पर होगा या नहीं, उस पार्ट ऑफ डीएनए पर होगा या नहीं, ये तय करता है। ठीक है, इसे ही एपिजेनेटिक्स कहा जाता है, जेनेटिक कोड कहा जाता है। ठीक है, एपिजेनेटिक कोड, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर ये जो कह रहा है कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ऑब्वियस तौर पर भाई हिस्टोन बन चुका है, उसके बाद उस पर मिथाइलेशन हो रही है, और ये मिथाइलेशन हट भी सकती है, एसिटाइलेशन होती है वो भी हट सकती है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होती है वो भी हट सकती है, तो सब तरह की बात है। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो एंड टर्मिनल टेल के ऊपर में हो रहा है, एज वेल एज ग्लोबुलर डोमेन, ग्लोबुलर डोमेन में भी होता है क्या? हाँ, वहां पर भी होता है। कुछ खास तरह की मॉडिफिकेशन होती है, यूबिक्विटिनेशन की मॉडिफिकेशन, वो आपको डोमेन पर भी देखने को मिलती है, जो मेन उनकी बॉडी डोमेन होती है। ठीक है, तो ये तय करती है कि ट्रांसक्रिप्शन वहां पर होगा या नहीं, तो ये वाली बात सही है भाई। सी स्टेटमेंट भी सही आ गई हमारे सामने। डी को देख लो। डी को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जिगजैग मॉडल ऑफ 30 नैनोमीटर फाइबर, लिंकर डीएनए सर्कल्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। कहां सर्कल कर रहा है भाई? सेंट्रल एक्सिस में खुद ये एंटेंगल्ड हो गया है। ठीक है, सर्कल नहीं कर रहा है। सर्कल कौन कर रहा होता है? सोलेनॉइड कर रहा होता है। जैसे हमने यहां देखा ना, 1 के बाद 2 रहेगा, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जो मैं ऑरेंज लाइन से मैंने बनाया है, ये दरअसल मैं सोलेनॉइड को शो करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात कर रहा है जिगजैग की, तो जिगजैग के लिए ये वाली बात सही नहीं है। तो केवल हमारी बी और सी यहां पर करेक्ट है, और इस हिसाब से ए हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे बेहद लॉजिकल तरीके से अगर आपने हर एक स्टेटमेंट को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी, उसको समझने की कोशिश करी, तो चीजें बेहद आसानी से आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, अनटिल अनलेस आपके पास में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जब भी मैं पढ़ाता हूं आपको, तो कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप जो भी समझे वो आपके माइंड में विद रीजन एस्टेब्लिश हो। ठीक है, रीजन के साथ जब एस्टेब्लिश होगा माइंड के अंदर में, चीजों आप नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, नेट जून 2022 के अंदर पूछा हुआ सवाल है, अगेन हिस्टोन प्रोटीन से। क्या है सवाल हमारा? हिस्टोन वेरिएंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्रोमेटिन फंक्शन। ठीक है, हिस्टोन वेरिएंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्रोमेटिन फंक्शन इन मैमेलियन सेल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। ठीक है, देखो ये जो बात है करेक्ट और इनकरेक्ट की, आप ये बात अपने माइंड के अंदर सेट कर लो कि अगर क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है ना, तो पहले ही इस तरह के रीजन को अपने सामने हाईलाइट कर लो। ठीक है, ऑल दो सीएसआईआर ने पिछले सालों के अंदर में इस तरह से किया भी है कि जहां पर भी करेक्ट या इनकरेक्ट लिखता है, उसको वो अपर केस लेटर में शो कर देता है या बोल्ड शो कर देता है, ताकि वहां पर स्टूडेंट का ध्यान जाए। क्योंकि कई बार बहुत माइन्यूट मिस्टेक ऐसी हो जाती है कि पूछा है करेक्ट और बताने लग गए हैं इनकरेक्ट। ठीक है ना, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, फॉलोइंग करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोन वेरिएंट। हिस्टोन वेरिएंट के बारे में जो करेक्ट बातें हैं वो आपको यहां पर बतानी। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, पहले पहला स्टेटमेंट हमारा आ रहा है कि हिस्टोन वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3H4 बट नॉट फॉर H2A H2B। क्या कह रहा है कि भाई हिस्टोन वेरिएंट जो है H3H4 के तो मिल जाएंगे, H2A H2B के नहीं मिलेंगे। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात एकदम गलत है। क्यों भाई? H2A H2B के भी वेरिएंट मिलते हैं। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा हिस्टोन है जिसके आपको सबसे कम देखने के लिए मिलेंगे, तो वो है H4।
H4 के आपको सबसे कम वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। H1 के भी मिल जाते हैं कई वेरिएंट, जिसको हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं, उसके भी वेरिएंट मिल जाते हैं, पर H4 के सबसे कम मिलते हैं। इसलिए अगर सवाल आए कि सबसे कंजर्व्ड हिस्टोन कौन सा है, तो दैट विल बी H4। पर H2A H2B इनको तो मिलते हैं, H2AX H2BX H2AZ H2BZ, ये सब वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बी पर आ जाओ भाई, हिस्टोन वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3 H4 H2A बट नॉट फॉर H2B, ये वाली बात भी गलत है भाई, सबके लिए मिलते हैं। ठीक है, गलत हो गया ये। सी पर आ जाओ, हिस्टोन वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3 H4 H2 बट नॉट, वही बात, सब गलत। डी को देखो, हिस्टोन वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3 H4 H2A H2B, सबके लिए प्रेजेंट होते हैं, ये वाली बात सही है। डी स्टेटमेंट हमारी यहां पर करेक्ट है, सभी के वेरिएंट्स मिलते हैं। हाँ, मैंने बताया क्या, H4 के सबसे कम मिलते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और यहां मैं आपको ये मार्क करता चल रहा हूं कि H1 हिस्टोन, जिसे लिंकर हिस्टोन भी कहा जाता है, ठीक है, लिंकर हिस्टोन, इसके भी वेरिएंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये सवाल आ रहा है हमारे नेट जून 2022 का ही पूछा हुआ सवाल है। देखो उसी, हाँ, नेट जून 2022 का ही ये सवाल पूछा है और इसी में ये सवाल पूछा है। ठीक है, सेम एग्जामिनेशन के अंदर में हमारे डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से ही सवाल अराइज हुआ है अब। तो देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द क्रोमेटिन रीमॉडलिंग इन यूकैरियोट्स। ठीक है, क्या बात है? पहली स्टेटमेंट पढ़ो, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कंप्लीट ऑल्टर्स और स्लाइड्स द न्यूक्लियोसोम बट कैन नॉट डिस्प्लेस इट। ये है ए स्टेटमेंट। बी, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग इज एन एनर्जी ड्रिवन डेवलपमेंटली रेगुलेटेड एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ये कह रहा है एक्टिव प्रोसेस कहने से क्या मतलब है कि भाई एटीपी यहां पर यूज होगी। ठीक है, पिछले सेशन में भी हमने इस एटीपी से रिलेटेड सवाल को देखा था और वहां पर हमने क्लैरिटी दी थी क्या इसके लिए एटीपी यूज होगा, ऑब्वियस तौर पर होगा। ठीक है, अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हिस्टोन हिस्टोन एसिटाइलेशन। ठीक है ना, यस, क्या कह रहा है, हिस्टोन एसिटाइलेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हिस्टोन एसिटाइलेशन रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि अटैच हो रहा है तो रिमूव भी हो सकता है। ठीक है, इन विच each direction of reaction is catalyzed by different enzymes। क्या कह रहा है कि हिस्टोन एसिटाइलेशन में क्या है, इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है इन विच ईच डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम। ठीक है, मतलब लगाने वाला कोई और होगा, हटाने वाला कोई और होगा, ये है कहना इसका। डी को देखें, इन जनरल एसिटाइलेशन ऑफ कोर हिस्टोन रिड्यूस देयर एफिनिटी फॉर डीएनए एंड destabilize the chromatin structure causing transcription repression। ये डी स्टेटमेंट आ गई। और ई को देखें तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरीन 1 ऑफ हिस्टोन H2A हैज बीन एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन। ये बात आई हमारे सामने। तो देखो कुल 5 स्टेटमेंट हैं यहां पर हमारे सामने। अब हम इनमें ऑब्जर्व कर लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, चलो, तो हम यहां पर देखें, बताना क्या है हमें, कॉम्बिनेशन करेक्ट बताना है। ठीक है, इसे मार्क कर लिया, करेक्ट पूछा है हमसे। तो देखो भाई, पहली स्टेटमेंट कहा है इसने, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कंप्लीट ऑल्टर्स और स्लाइड द न्यूक्लियोसोम बट कैन नॉट डिस्प्लेस इट। बिल्कुल करता है डिस्प्लेस। मैं कहूं कि जो ये एनआरसी होते हैं, यानी न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन को पुल करके निकाल लेते हैं डीएनए में से, और इस कारण से डिसइंटीग्रेट हो जाता है जो हिस्टोन है वहां से, और डीएनए वहां पर लिनराइज हो जाता है। ठीक है, जो अभी तक रैप था हिस्टोन से वो अब लीनर हो जाता है और उस पर फिर प्रोसेस हो पाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है भाई हमारा। बी को देखो, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग इज एनर्जी ड्रिवन। ठीक है, एटीपी यूज करता है, यस एटीपी यूज करता है, इतनी क्रूशियल प्रोसेस बिना एटीपी का हो ही नहीं सकती है। तो बी स्टेटमेंट हमारी सही है। अगला देखो, हिस्टोन एसिटाइलेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या रिवर्सिबल है? बिल्कुल है। और हमने बात करी है कि जब एसिटाइलेशन किया जाता है तो एंजाइम होता है एसिटाइलेज, हिस्टोन एसिटाइलेज, और जब रिमूव किया जाएगा तो हिस्टोन डीएसिटाइलेज। ठीक है, तो क्या ये बात सही है, हिस्टोन एसिटाइलेज रिवर्सिबल प्रोसेस? हाँ। आगे देखें, इन विच ईच डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ईच डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या मतलब कि अटैच करना और फिर रिमूव करना। एक डायरेक्शन हो गया अटैच करने की और एक डायरेक्शन हो गया रिमूव करने की। ठीक है, ये कैटलाइज बाय डिफरेंट एंजाइम, बिल्कुल सही बात है ये तो। बी और सी दोनों सही हैं। डी को देखो, इन जनरल एसिटाइलेशन ऑफ कोर हिस्टोन रिड्यूस देयर एफिनिटी। क्या कह रहा है, एसिटाइलेशन अगर होती है तो उससे एफिनिटी रिड्यूस हो जाती है हिस्टोन की फॉर डीएनए। ये वाली बात सही है? क्या ये वाली बात सही है? हाँ, ये वाली बात सही है, क्योंकि एसिटाइलेशन से कौन सा चार्ज आता है,
नेगेटिव चार्ज आता है एसिटाइलेशन से, और नेगेटिव चार्ज एसिटाइल ग्रुप जो है उसके कारण से हिस्टोन रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज डीएनए से। तो क्या इसकी एफिनिटी कम हुई है डीएनए के लिए? यस। अगली जब बात देखें, एंड डीस्टेबलाइज द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड कॉजिंग ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन। देखो सारी बात सही कहते कहते आखिर में लाके गड़बड़ कर दी। अगर हमारा डीएनए हिस्टोन के साथ में एफिनिटी नहीं रखेगा तो वो ज्यादा एक्सपोज होगा, और ज्यादा एक्सपोज होगा तो वहां पर प्रोसेस अच्छे से होगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन होगा वहां पर, ना कि रिप्रेशन। तो ये स्टेटमेंट यहां पर हो गई गलत। ई को देखो तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरीन 1 ऑफ हिस्टोन H2A हैज बीन एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन, एकदम सही बात है। ठीक है, वैसे मैंने पिछले सेशन के अंदर में भी आपको फॉस्फोराइलेशन लेने की बात बताई कि वहां पर एक्टिवेशन भी होता है और रिप्रेशन भी होता है। ठीक है, इस तरह की जो हमारी सेरीन 1 की जो है फॉस्फोराइलेशन, उसके कारण से रिप्रेशन हो रही है, वाली बात सही है। तो देखो बी, सी और ई सही है हमारे, इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाला पर चलते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। ये भी देखो नेट जून 2022 का ही, ठीक है, एक ही समय के अंदर में, एक ही आपके एग्जाम के अंदर में एक रीजन यानी डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से तीसरा सवाल आपका ये आ रहा है। पहला, एविडेंस ड्रिवन एविडेंस डेराइव्ड बाय क्रोमोसोम कंफर्मेशन कैप्चर सजेस्ट दैट ईच क्रोमोसोम कंप्राइज अ सीरीज ऑफ टोपोलॉजिकल एसोसिएटेड डोमेन्स। ठीक है, इसे क्या कहना है कि जो एविडेंस हमें क्रोमोसोम के कन्फर्मेशन से डेराइव होते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि क्रोमोसोम जो है इसके अंदर में एक सीरीज है, ठीक है, टोपोलॉजिकल एसोसिएटेड डोमेन्स की। जो डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स हम मल्टीपल लेवल पे देखते हैं, प्रोटीन्स के अंदर भी डोमेन हमको देखने के लिए मिलते हैं, हमको हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है उनके अंदर भी डोमेन देखने के लिए मिलते हैं, आरएनए के भी सर्टेन रीजन जो राइबोसोम ग्रुप में काम करते हैं वो डोमेन्स कहलाते हैं। तो ये वाली बात है इसका पहला ए स्टेटमेंट का कहना। ठीक है, खैर आगे चलते हैं, अदर स्टेटमेंट को भी देखेंगे। बी क्या कह रहा है कि इंसुलेटर टिपिकली मार्क क्या करता है, द बाउंड्रीज ऑफ टोपोलॉजिकल एसोसिएटेड डोमेन्स। ठीक है, क्या कर रहा है कि इंसुलेटेड मार्क करते हैं बाउंड्रीज ऑफ टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन्स, प्रिवेंटिंग द जीन्स विद इन द डोमेन फ्रॉम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय रेगुलेटरी मॉड्यूल ऑफ एडजेसेंट डोमेन। ठीक है, यानी कि एक डोमेन के अंदर पाई जाने वाली जीन्स दूसरे डोमेन के जो कहिए कि एनहांसर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर कह रहा हूं, एनहांसर्स हैं, साइलेंसर्स हैं, उनसे अफेक्ट होने से रोक के। ठीक है, ये कहना है बी स्टेटमेंट का। सी स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर डज नॉट ओवरकम द पोजिशनल अफेक्ट आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इनटू द जीनोम। क्या कहना है कि जो इंसुलेटर होते हैं, पहली बात तो इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर भी जिस तरीके से हम एनहांसर रीजन की बात करते हैं, साइलेंसर रीजन की बात करते हैं, ऐसे ही एक रीजन होता है इंसुलेटर। अब इसका नाम इंसुलेटर कहां से लिया गया है, जैसे आमतौर पर जब हम लोगों को कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करना होता है तो हम रबर के ग्लव्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रबर जो है वो उसके लिए इंसुलेटर के रूप में काम करेगा और हमें करंट नहीं लगने देगा। तो ऐसे में जो एक्टिविटी एक रीजन पर हो रही है उसका अफेक्ट दूसरे रीजन पर ना पड़े, इसके लिए जो पार्ट ऑफ डीएनए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर डज नॉट ओवरकम, ये ओवरकम नहीं करता पोजिशनल अफेक्ट आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इनटू द जीनोम। अगर कोई दूसरी जीन जीनोम के अंदर एंटर कर जाए तो उसके ऊपर ये अपना अफेक्ट नहीं रखता, डज नॉट ओवरकम पोजिशनल अफेक्ट। ठीक है ना, ये पोजिशनल अफेक्ट नहीं रखता, ये कहना है सी स्टेटमेंट का। डी स्टेटमेंट देखें, इंसुलेटर कैन प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन स्प्रेड के लिए एक बैरियर के रूप में काम करता है। ई को देखें तो इंसुलेटर सीक्वेंस आर एब्सेंट इन ड्रोसोफिला जीनोम विच सजेस्ट दे आर essentially in achieving highest degree of gene regulation in human। कि ड्रोसोफिला के अंदर तो एब्सेंट है, जिससे ये सजेस्ट होता है कि इसकी जो एसेंशियलिटी है, इसकी रिक्वायरमेंट है, वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ जीन ह्यूमन के अंदर में आपको देखने के लिए मिलती है। ये कहना है ई स्टेटमेंट का। तो पांचों स्टेटमेंट आपके सामने क्लियर हैं। अब हमको इनमें बताना क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। क्लियर बात, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बतानी है यहां पर। चलो पहला देख रहे हैं, क्या एविडेंस डेराइव्ड फ्रॉम द क्रोमोसोम कन्फर्मेशन कैप्चर सजेस्ट दैट ईच क्रोमोसोम कंप्राइज अ सीरीज ऑफ टोपोलॉजिकल एसोसिएटेड डोमेन्स। क्या ये वाली बात सही है? यस, ये वाली बात सही है।
ठीक है, डोमेन जो है सीरीज के अंदर में रहेंगे ऑब्वियस तौर पर भाई, क्योंकि क्रोमोसोम खुद अपने आप में क्या जो अरेंजमेंट होती है डीएनए की, वो आप कह सकते हैं कि टीलोमर से लेकर फिर यूक्रोमेटिन रीजन है, फिर उसके बाद सेंट्रोमियर है, फिर यूक्रोमेटिन रीजन है, फिर टीलोमर है। तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट होंगी वो एक लिनियराइज मैनर के अंदर में ही होती हैं। ठीक है, तो ये सीरीज के रूप में ये पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, फिर हम यहां पर देखिए बी स्टेटमेंट की, इंसुलेटर टिपिकली मार्क्स द बाउंड्रीज ऑफ टोपोलॉजिकल एसोसिएटेड डोमेन। ठीक है, ये बाउंड्री के रूप में काम करते हैं। यहां से यहां, अगर मान यहां एक इंसुलेटर है, यहां एक इंसुलेटर है, तो बीच का जो पार्ट है ये एक डोमेन के रूप में काम करेगा। क्या ये बात सही है? यस, ये वाली बात भी सही आ जाती है हमारी। ठीक है, वैसे स्टेटमेंट को भी देखें तो क्या है, प्रिवेंटिंग द जीन विद इन द डोमेन फ्रॉम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेगुलेटरी मॉड्यूल ऑफ अदर। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अगर एक एनहांसर और एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या जीन के बीच में अगर इंसुलेटर आ जाए तो उस एनहांसर का फर्क नहीं पड़ेगा इस जीन के ऊपर में। ये खासियत है इंसुलेटर की। मैंने बताया ना, इंसुलेशन का क्या काम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक तरफ फ्लो हो रही है वो दूसरी तरफ ना जा पाए, यहीं पर एक इंसुलेशन आ जाए। तो बिल्कुल एनहांसर का जो इफेक्ट होता है कि ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ाना, वो एक इंसुलेटर को क्रॉस करके उसके पार वाले रीजन पर इफेक्ट नहीं डाल सकता। तो ये खासियत है इंसुलेटर की। तो ये वाली बात सही है, बिल्कुल ये वाली बात सही है। सी को देखो, द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर डज नॉट ओवरकम। अभी देखो यहां पर ये कह दी ना, इसने इसने गड़बड़ कर दी है। ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर डज नॉट ओवरकम, ओवरकम नहीं करता द पोजिशनल अफेक्ट आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इनटू द जीनोम। अभी हम देख रहे हैं कि अगर इंसुलेटर आ गया तो भाई उसके बाद का जो है एनहांसर, उसका अफेक्ट दूसरे रीजन पर नहीं पड़ता। ये कह रहा है डज नॉट ओवरकम। ठीक है, तो भाई ये इस चीज को ओवरकम कर लेता है। ठीक है, उसका अफेक्ट नहीं पड़ने देता। तो ये वाली बात यहां पर गलत हो जाती है। ठीक है, क्लियर। बी को देख लो भाई, इंसुलेटर कैन प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। क्या ये वाली बात भी सही है? यस, ये वाली बात। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको इंसुलेटर कहा जा रहा है। तो बच्चे डी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ठीक है, और ई स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंसुलेटर एब्सेंट इन ड्रोसोफिला, यहीं पर यहां पर गड़बड़ आ जा रही है। ई स्टेटमेंट गलत है। आपको उनमें भी देखने को मिलेंगे, हमारे अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो भाई, इस हिसाब से अगर हम देखें तो करेक्ट आ रहा है ए, बी और डी। तो हैंस बी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारी खास एक जो सवाल है ये इंसुलेटर के ऊपर में ही है, जिसकी खासियत मैंने आपको बता दी। इसको वैसे ही समझो एग्जैक्ट जैसे एक रबर का जो ग्लव होता है वो हमारे लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी से बचाने का काम करता है। एक रीजन ऑफ डीएनए का अफेक्ट दूसरे रीजन ऑफ डीएनए पर नहीं पड़ने देता, इवन दो वो सिस पोजीशन पर हो। सिस पोजीशन मतलब क्या कि उसी डीएनए स्टेटमेंट पर ये रीजन मौजूद है, इसी डीएनए पर ये रीजन मौजूद है, पर बीच में इंसुलेटर है, अफेक्ट नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये खासियत है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस साथ में नेक्स्ट सवाल के ऊपर में। ये आ गया देखो अगेन नेट जून 2022 का। ठीक है, 2022 के अंदर में इस रीजन से अगेन एक सवाल। तो देखो चौथा सवाल यहां पर हमारे इसी सेम एग्जामिनेशन से आ रहा है। ये वैसे आपका बी सेक्शन का क्वेश्चन लग रहा है। क्या कह रहा है? सेनपा। सेनपा, ये सेनपा क्या है? दरअसल सेंट्रोमियर, जैसे हम बात करते हैं ना कि हमारे यूक्रोमेटिन है, हेटेरोक्रोमेटिन है, तो हेटेरोक्रोमेटिन में मैंने आपको बताया सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर में जो हमारे यहाँ पर अब हिस्टोन वगैरह हैं उनसे रिलेटेड बात कही जा रही है। तो ये सेनपा है। सेनपा कंटेनिंग न्यूक्लियोसोम आर फाउंड इन सेंट्रोमेरिक रीजन। ऑब्वियस, बिल्कुल सही बात है, ऑफ द क्रोमोसोम। सेनपा इज अ वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन? कौन से हिस्टोन का ये वेरिएंट है? ठीक है, अगर आपने यहां पर डेडिकेटली इस पोर्शन को कवर किया है, क्योंकि बहुत इजी सा है। देखो अब सामने H1 है, H2 है, H3, H4 है। क्या है राइट आंसर इसका? सी, H3। दैट्स इट। आपको पता होना चाहिए सेनपा किसका नाम है। H3 का एक वेरिएंट है सेनपा। ठीक है, और कहां पर है? सेंट्रोमियर में। तो देखो कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको यहां पर मिल गई है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको आगे के लिए ध्यान रखनी है कि अगर इस पर से और कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आपके माइंड में सेनपा आते ही सेंट्रोमियर क्लिक करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज हमारे सामने। तो आई होप ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। डन, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आ गया जून 2023 का। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर। यानी किसकी बात करी जा रही है? सोलेनॉइड या जिगजैग की बात हमारे सामने है। ठीक है, देखो क्या क्या स्टेटमेंट है। और देखिए इनको देखते हुए एक बात और हम सीएसआईआर के लिए जो लाइफ साइंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक चीज और क्लियर हो रही है
कि सीएसआईआर हमारे लिए जो क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है उनके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी बढ़ रहे हैं। पहले ज्यादातर अगर हम देखते हैं, वैसे ही कुछ ये भी बात है कि इस रीजन से ज्यादा एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन नहीं अराइज होते, इससे ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखकर चलिए, इस तरह का ट्रेंड जो है हमारे सामने आ रहा है। देखिए, पहला अगर हम यहाँ पर देखें कि नेट जून 2023 का ये सवाल है, पहली स्टेटमेंट इसमें, इन द सोलेनॉइड मॉडल द लिंकर डीएनए कनेक्ट द कॉन्जिक्यूटिव कोर पार्टिकल्स। ठीक है, कोर पार्टिकल कहने का मतलब ये है कि हिस्टोन ऑक्टामर की बात हो रही है कि कॉन्जिक्यूटिव कोर पार्टिकल को ये अटैच करता है, कौन, सोलेनॉइड मॉडल में। ठीक है, बी, इन द जिगजैग मॉडल अल्टरनेटिंग न्यूक्लियोसोम बिकम इंटरैक्टिंग नेबर्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बोले अल्टरनेटिंग न्यूक्लियोसोम, एक के बाद एक वो बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब जो मॉडल मैंने आपको बताया उससे आप आराम से समझ पा रहे होंगे, और मैं लौटूंगा उस पर, पहले सभी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सी, इन द सोलेनॉइड मॉडल 12 न्यूक्लियोसोम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 सेपरेट स्टैक्स whereas 8 न्यूक्लियोसोम per turn make a single stack of zigzag model। ये कहना सी स्टेटमेंट का। डी स्टेटमेंट, H1 histone is essentially required for as per the zigzag model but not as per the solenoid model। solenoid model में कह रहा है उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ई को देखें, the chromatin fiber prepared with H4 histone that lack their tails could fold into higher order fibers। क्या कहने का मतलब है कि क्रोमेटिन फाइबर जो है, जिनके अंदर में क्रोमेटिन फाइबर प्रिपेयर्ड विद H4 हिस्टोन that lack their tails could fold into higher order fiber, यानी कि जिनके अंदर में टेल्स नहीं है वे भी फोल्ड होकर हाई ऑर्डर फाइबर्स बना सकते हैं, यानी कि जैसे 11 नैनोमीटर फाइबर से 30 नैनोमीटर फाइबर बनना, फिर उससे और कॉम्प्लेक्स बनना। तो ये कह रहा है कि उसके बिना भी वो चीज हो सकती है। तो ये 5 स्टेटमेंट हमारे सामने निकलकर आ रही हैं रिगार्डिंग द 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है ना, तो अब इसको लेके क्या निष्कर्ष हम निकालते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, हाँ तो लौटो भाई, अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, इन अ सोलेनॉइड मॉडल लिंकर डीएनए कनेक्ट द कॉन्जिक्यूटिव कोर पार्टिकल्स। चाहिए वाली बात सही है, बिल्कुल सही है। अरे भाई सीधे सीधे निकल कर आ रहा है हमारे सामने, सीधे सीधे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही तो है ना, यही फॉलो हुआ था। ठीक, तो ये वाली बात सही है, यस ये वाली बात सही है, क्योंकि हमको बताना क्या है, ऑल करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलो बी को देखें भाई, इन द जिगजैग मॉडल अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिंग यानी एक के बाद एक, अल्टरनेटिंग क्रोमोसोम बिकम इंटरेक्टिंग नेबर्स। क्या ये वाली बात सही है, मैंने दिखाया था फर्स्ट के बाद में सेकंड इधर, फिर थर्ड कहां इधर, तो एक के बगल में जस्ट जो अगला आ रहा है वो क्या अल्टरनेटिंग पर आ रहा है, उसका नेबर बन रहा है, यस। तो ये वाली बात भी सही है। तो ए और बी अगर यहां पर सही हो गया, तो अगले सी को देखें भाई, इसने कह दिया सोलेनॉइड मॉडल 12 न्यूक्लियोसोम, पहले ही गड़बड़, 12 नहीं भाई 6 होती हैं सोलेनॉइड मॉडल में, 12 वो भी ऑर्गेनाइज इन 2 सेपरेट स्टैक, बिल्कुल भी नहीं। 2 स्टार्ट अगर हमको देखने के लिए मिलता भी है हेलिक्स, तो वो जिगजैग में देखने को मिलता है, और वो भी 3 3 के हिसाब से होता है, अल्टीमेटली होंगे 6 ही। ठीक है ना, एक हेलिक्स के अंदर में, तो सी स्टेटमेंट गलत। डी पर आ जाओ भाई, हाँ डी पर आए तो हिस्टोन 1 एसेंशियली रिक्वायर्ड एज पर द जिगजैग मॉडल बट नॉट, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो सेंट्रोमियर होती हैं, सेंट्रोमियर के अंदर में सर्टेन रीजन है जिनके पास में H1 नहीं मिलता। ठीक है, पर ये चीज, ये तो पहली बात कह रहा है कि हिस्टोन एसेंशियली रिक्वायर्ड एज पर जिगजैग मॉडल, जिगजैग यानी क्या, हेटेरोक्रोमेटिन, और सेंट्रोमियर हेटेरोक्रोमेटिन है, तो उस हिसाब से जज भी नहीं हो रही इसकी बात, बल्कि सोलेनॉइड पर तो आपको मिलता है ये। ठीक है, सोलेनॉइड पर आपको मिलता है, तो डी स्टेटमेंट भी गलत। और फिर ई को ऑब्जर्व करो आप भाई, तो क्रोमेटिन फाइबर प्रिपेयर्ड विद H4 हिस्टोन दैट लैक देयर टेल। अगर भाई H4 हिस्टोन के अंदर टेल ही नहीं होगी, तो फिर मॉडिफिकेशन कहां से होता है, और जितनी बार हम प्रोसेस देखते हैं H3 H4 की टेल की मॉडिफिकेशन सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है। जब भी कोई हिस्टोन ऑक्टामर को रिमूव होना हो तो भी H3H4 टेल के ऊपर मॉडिफिकेशन होती है, अगर अटैचमेंट होनी हो तो भी उसी का रिकॉग्निशन होता है भाई एनआरसी। जो भी एनआरसी H3H4 को लाकर दोबारा से अदर हिस्टोन के साथ में जोड़कर हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे होते हैं, वो भी H3H4 टेल को पहचानते कैसे हैं, उनकी मॉडिफिकेशन से पहचानते, तो H4 की टेल तो है ही। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जा रही है, यानी कि अगर आप देखो तो खाली ए और बी दोनों सही हैं, सी हमारा राइट आंसर हमारे सामने निकल कर आता है, बाकी सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है,
फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड और द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ये देखो, ये थोड़ा सा अब यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल्दो जो सुपर कॉइलिंग है हम अलग से भी स्टडी करते हैं, लेकिन यहां पर इसके अंदर में स्ट्रक्चर के अंदर में इसलिए अपन लेकर आए क्योंकि ये यहां पर इसकी फिजिकल प्रोसेस है। सुपर कॉइलिंग दरअसल स्टूडेंट कई बार समझने में दिक्कत कर देते हैं, सुपर कॉइलिंग एक केमिकल प्रोसेस नहीं है। हम लगातार देख रहे होते हैं कि बाकी सारी जो प्रोसेस होती हैं एंजाइम ड्रिवन होती है, केमिकल प्रोसेस होती हैं, केमिकल बॉन्डिंग वहां पर बन रही होती है, लेकिन सुपर कॉइलिंग अपने आप में फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, खैर इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर में जब कंटेंट बेस्ड अपन सेशंस लेंगे तो उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग डिटेल्स जो है यहाँ पर क्या स्टेटमेंट के अंदर उनको देखें रिगार्डिंग सुपर कॉइलिंग। तो ए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए तो, कि डीएनए सुपर कॉइलिंग एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, डीएनए सुपर कॉइलिंग एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, बट नॉट फॉर जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है, बोले डीएनए सुपर कॉइलिंग जो है वो एक रेगुलेटर के रूप में काम करती है जीन एक्सप्रेशन के लिए। अगर किसी रीजन पर सुपर कॉइलिंग हो जाए तो वहां पर जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये है इसे कहने का मतलब। ठीक है, लेकिन ये जीनोम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रेगुलेटर के रूप में काम नहीं करती, ये कहना है। ठीक है, आ जाओ भाई बी स्टेटमेंट पर आ जाओ। सर्कुलर डीएनए फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया वायरस एंड बैक्टीरिया आर इनवेरिएबली नेगेटिव सुपरक्वाइल्ड। यानी सबके अंदर में जो भी डीएनए पाया जा रहा है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, सबके अंदर डीएनए कैसा होगा, नेगेटिवली सुपरक्वाइल्ड होगा, ये कहना है बी स्टेटमेंट का। सी स्टेटमेंट देखो, a moving RNA polymerase generate positive super helical tension। क्या कह रहा है कि एक आरएनए पॉलीमरेज जब ट्रांसक्रिप्शन करते हुए मूव करता है ऑन डीएनए तो ये पॉजिटिव सुपर हेलिकल टेंशन यानी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्रिएट करता है इन डीएनए इन फ्रंट ऑफ इट एंड नेगेटिव हेलिकल बिहाइंड इट। यानी आगे आगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बनाया जाएगा और पीछे जितने पोर्शन पे करके निकला उसको नेगेटिव करता जाएगा, ये है इसका कहने का मतलब। सी वाली बात हो गई। डी को देखो, the human topoisomerase 1 cut both the strand of supercoiled DNA to undergo controlled rotation and relax the supercoiling। ये दरअसल कह रहा है कि ह्यूमन जो टोपोआइसोमरेज 1 है ये सुपर कॉइलिंग को रिलीज कैसे करता है, तो बोले जी दोनों स्ट्रैंड को कट करके फिर रिलीज करता है। ई ह्यूमन टोपोआइसोमरेज 2 मेक अ ट्रांजिएंट ब्रेक, ठीक है, इन सिंगल स्ट्रैंड। क्या कह रहा है, ह्यूमन टोपोआइसोमरेज 2 जो है ये सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक कर देता है ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स which rotate around the phosphodiester bond in intact strand to relax the supercoiled DNA। ठीक है, कि एक स्ट्रैंड पर कट करेगा और दूसरा स्ट्रैंड जो कट नहीं हुआ उसके इर्द गिर्द ये रिवॉल्व होकर और अपनी टेंशन रिलीज करेगा, ये कहना है ई स्टेटमेंट का। अब हम यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सी बात यहां पर। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॉम्बिनेट ऑल करेक्ट, करेक्ट बताना है हमें यहां पर। चलो भाई पहला देखें, डीएनए सुपर कॉइलिंग एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये कह रहा है कि सुपर कॉइलिंग जो है ये जीन एक्सप्रेशन के लिए एक रेगुलेटर के रूप में काम करती है। भाई नॉर्मल कंडीशन अगर आप देखोगे ना, चाहे कोई सी सेल हो उसमें डीएनए सुपर कॉइल्ड ही होता है। क्या इससे उस जीन के अंदर उस सेल के अंदर जो डीएनए है क्या उसके किसी जीन का एक्सप्रेशन रुक जाता है? उसमें तो लगातार प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और प्रोटीन के लिए एमआरएनए की जरूरत पड़ती है, एमआरएनए लगातार वहां पर बनते रहते हैं। तो क्या ये वाली बात सही है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना रीजन के अंदर में जीन है उतने में सुपर कॉलिंग हटेगी, प्रोसेस चलेगी और फिर चाहे दोबारा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से काम होता है, बट नॉट फॉर जीनोम ऑर्गेनाइजेशन ना, गलत है। बी देखो, सर्कुलर डीएनए फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया वायरस बैक्टीरिया। ये आपने बार बार सुना होगा कि जहां कहीं भी इस तरह से सर्कुलर डीएनए, बल्कि हम कहें हम ह्यूमन का हमारा तो लीनियर है ना, फिर भी हमारा डीएनए नेगेटिव सुपर कॉइल्ड होता है। ठीक है, एंड दैट इज ड्यू टू लूपिंग। ठीक है, ऑब्वियस तौर पर। तो और उसके अलावा लूपिंग की बात है, और फिर इसके बाद जो हमारा डीएनए रैप करता है अराउंड हिस्टोन ऑफ टमर, दैट इज ऑल्सो रीजन। ठीक है, तो ये वाली बात भाई सही है, बी स्टेटमेंट एकदम सही है, नेगेटिव सुपर कॉइल्ड होता है। फिर सी को देखो, अ मूविंग आरएनए पॉलीमर जनरेट पॉजिटिव हेलिकल। क्या ये बात सही है? देखो जैसे हम लोग पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की बात करते हैं ना, तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कब क्रिएट होती है? जब किसी डायरेक्शन के अंदर में हमारे प्रोटीन्स मूव कर रहे होते हैं। अब ये बात आप चाहे रेप्लिकेशन देखो चाहे ट्रांसक्रिप्शन, दोनों पर लागू होती है। जब रेप्लिकेशन के दौरान भी हमारी अनवाइंडिंग हो रही होती है, हमारे डीएनए पॉलीमरेज एक डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं, तो जितना पार्ट अभी तक अनवाइंड नहीं हुआ होता वहां पर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसी ही बात है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज जब बढ़ रहा होता है इस डायरेक्शन के अंदर में, इसको ओपन कर रहा होता है, तो जो आगे आने वाला हिस्सा है वो तो पॉजिटिव सुपर कॉइल हो जाएगा। ये कह रहा है कि मूविंग डीएनए पॉलीमरेज जनरेट पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग टेंशन इन फ्रंट ऑफ
इट, खुद के आगे, यानी जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके आगे उसको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग मिलेगी। यस, ये वाली बात सही है। और जब वो करके बाहर निकल जाएगा तो फिर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आ जाएगी, क्योंकि जनरली डीएनए का नॉर्मल स्टेटस ही है, अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि एक सेल की नॉर्मल फिजियोलॉजी पर डीएनए किस स्टेटस पर होगा, नेगेटिव सुपर कॉइल्ड होता है। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो आगे पॉजिटिव है और पीछे क्या करता जाएगा, नेगेटिव करता जाएगा। तो ये वाली बात एकदम सही है, बी सी स्टेटमेंट भी राइट है। डी पर आ जाओ, ह्यूमन टोपो आइसोमरेज 1 कट बोथ स्ट्रैंड, यहीं पर गड़बड़ कर दी। जो टोपो आइसोमरेज 1 है ये किस कैटेगरी का है, ये टाइप 1 का है, और टाइप 1 दो स्ट्रैंड पर कट नहीं करती, सिंगल स्ट्रैंड पर कट करती है। डी यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, ई को देखो, ह्यूमन टोपो आइसोमरेज 2 मेक अ ट्रांजिएंट ब्रेक इन सिंगल स्ट्रैंड, ये लो। टोपो आइसोमरेज 2 क्लास 2 कैटेगरी का टोपो आइसोमरेज है जो दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, यहां पर इसने गड़बड़ कर दी। यानी कि बी और सी एकदम सही है, इस हिसाब से डी होगा हमारा राइट आंसर इस सवाल का। आई होप ये जो चीजें अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आपको ये समझ में आ रही होगी। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि टोपो आइसोमरेज से रिलेटेड ये क्लास 1 क्लास 2, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होगा। वैसे एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, क्लास 1 जो टोपो आइसोमरेज होते हैं इनको कहा ही इसलिए जा रहा है क्लास 1, ये एक तो एटीपी यूज नहीं करते, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर कट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि होगा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड पर उसके एक स्ट्रैंड पर कट करेंगे और फिर रिवॉल्व करके वो अपनी टेंशन को रिलीज करेगा। जबकि जो क्लास 2 के टोपो आइसोमरेज होते हैं ये क्या करते हैं, दोनों स्ट्रैंड पर कटिंग करते हैं। ठीक है, और एटीपी भी यूज करते हैं। ठीक, और चूंकि वो दोनों स्ट्रैंड पर कट करते हैं तो लिंकिंग नंबर को ये दो इंटीजर से अफेक्ट करते हैं क्लास 2 वाले। क्लास 1 वाले कैसे करते हैं, एक इंटीजर से अफेक्ट करते हैं लिंकिंग नंबर को। ठीक है, यानी टोपो आइसोमरेज जब अपना एक्शन दिखाते हैं तो लिंकिंग नंबर भी चेंज होते हैं। लिंकिंग नंबर कब चेंज नहीं होते, जब क्लोज सर्कुलर डीएनए हो, ठीक है, और कोई टोपो आइसोमरेज उसके ऊपर में एक्ट ना कर रहा, उस कंडीशन में जो लिंकिंग नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, पर अगर कट हो गया तो ऑब्वियस तौर पे लिंकिंग नंबर बदलेंगे। ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए भाई, तो हमने ये यहां पर समझ लिया है, अब आ जाओ आगे नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, टू टीम ऑफ रिसर्च, ठीक है, दो टीम है यहां पर रिसर्चर की। अच्छा, आज का ये लास्ट सवाल है, चलिए बढ़िया। मतलब इस टॉपिक के अंदर में जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए सवाल हैं ये अपन ने सब कवर किए। तो बच्चे ये समझिए कि जो जो अपन देखते जा रहे हैं ना, आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा, आपका एक टॉपिक बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, अपन कवर कर लेते हैं। नेट दिसंबर 2023 का पूछा हुआ सवाल है ये हमारे सामने। Two teams of researcher 1 and 2 extract the chromatin from nuclei and examined them with electron microscope. ठीक है, chromatin को ऑब्जर्व कर रहे हैं with electron microscope. The team 1 found that the isolated chromatin resemble beads on a string. ठीक है, beads on a string मॉडल रहता ही है chromatin का, हमको पता है। In contrast, team 2 found that isolated chromatin appear as a condensed fiber of 30 nanometer. ठीक है, जबकि टीम 2 को जो आइसोलेटेड क्रोमेटिन है वो 30 नैनोमीटर फाइबर के रूप में मिल रहा है। अब देखो इसके इसी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि पहले वाला को बीड स्ट्रिंग मिल रहा है, यानी उसका है 11 नैनोमीटर फाइबर, यानी कि जनरल जो क्रोमेटिन होता है एकदम आप कह रहे हो कि लीस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए जो होता है वो क्रोमेटिन होता है, और वो होता है 11 नैनोमीटर फाइबर का। जबकि जो दूसरा है हमारा 30 नैनोमीटर डायमीटर का दिखा रहा है, यानी कि वहां पर सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट मेंटेन्ड है। ठीक है, चलो अगले पर आ जाओ भाई। गिवन बिलो आर द फ्यू रीजन फॉर दीज डिफरेंट आउटकम्स। ठीक है, कुछ रीजंस हैं यहां पर हमारे सामने। तो भाई ए क्या क्या कहना है, टीम 1 आइसोलेटेड द क्रोमेटिन विद लो आयनिक स्ट्रेंथ बफर एंड टीम 2 आइसोलेटेड क्रोमेटिन विद एन आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.15 मोलर पोटेशियम क्लोराइड, फिजियोलॉजिकल आयनिक स्ट्रेंथ वाली, उस लेवल के ऊपर में इन्होंने सेपरेट किया। ये कहना है ए स्टेटमेंट का। बी स्टेटमेंट देखें तो टीम 1 isolated the chromatin of 0.1 molar KCl and team 2 did it with low ionic, यानी जस्ट ऑपोजिट बात कर दी गई है बी के अंदर में। ठीक है, बी के अंदर में जस्ट ऑपोजिट बात है। सी को देखें तो फॉर टीम 2 द न्यूक्लियर आइसोलेशन मेथड वाज नॉट अप्रोप्रिएट, यानी कि उन्होंने जो न्यूक्लियर से जो आइसोलेशन किया वो उनका तरीका सही नहीं था, ये कहना है। एंड दे हैड कंटामिनेशन फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक पूल लीडिंग टू द अपीयरेंस ऑफ क्रोमेटिन एज कंडेंस्ड फाइबर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म से कुछ वहां पर इस तरह की प्रोटीन्स वगैरह की एंट्री होगी, जिसके कारण से वहां पर आपको कंडेंस्ड फाइबर देखने के लिए मिल रहा है। किसके लिए, फॉर टीम 2 के लिए कह रहा है।
डी है स्टेटमेंट टीम वन, क्रोमेटिन गॉट शेयर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग आइसोलेशन। क्या कह रहा है कि टीम वन जो है उसका क्रोमेटिन जो है वो शेयर हो गया, बिखर गया, ठीक है, कट हुआ होगा ऑब्वियस तौर पर ड्यूरिंग आइसोलेशन, दस गिविंग द अपीयरेंस ऑफ बीड्स इन स्ट्रिंग। ये कहना है डी स्टेटमेंट का, ठीक है। देखो चार स्टेटमेंट यहां पर हमारे सामने, ठीक है, चार स्टेटमेंट है यहां पर हमारे सामने। अब इनमें से कौन सा सही है ये बताना, आई थिंक, है ना। यस, हमको क्या बताना है, रीजन बताना है। यस, उनका रीजन क्या है, ठीक। तो रीजन देखो भाई जरा ध्यान से, टीम वन आइसोलेटेड क्रोमेटिन विद लो आयनिक स्ट्रेंथ बफर। क्या मतलब है, पहली बात तो टीम ए जो है, वन जो है, उसको क्या मिला है, क्रोमेटिन मिला है, बीड्स इन स्ट्रिंग, लीस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए मिला है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, लो आयनिक स्ट्रेंथ बफर। लो आयनिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ यहां पर भाई, एच आयन यहां पर है प्रेजेंट, ठीक है, एच आयन यहां पर प्रेजेंट है, लो आयनिक स्ट्रेंथ को लेकर अगर हम बात करते हैं। तो टीम टू उसके अंदर में क्या है, आइसोलेटेड क्रोमेटिन विद एन आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलर KCl। ये 0.15 मोलर KCl के साथ में यूज कर रहे हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल आयनिक स्ट्रेंथ है। देखो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ रहती है तो उसके अंदर जो जनरल हमारी कंडीशन रहती है क्रोमेटिन की, वही अटेन रहेगी, ठीक है, ये कहना है इसका। जबकि दूसरे वाले ने क्या किया है कि लो आयनिक स्ट्रेंथ रखी है। तो लो आयनिक स्ट्रेंथ से क्या होगा, यहां पर आयंस अगर आपको कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कम दिखाई दे रहे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जो हम यहां पर हमारी इस तरह की 30 नैनोमीटर फाइबर की बात कर रहे हैं, और यहां पर ये बात कर रहे हैं वीट्सन स्ट्रिंग की, ठीक है। तो जो लो आयनिक स्ट्रेंथ है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो भी हमारे डीएनए इस तरीके से हैं वो यहां पर क्या कन्वर्ट होकर क्रोमेटिन इस लेवल के ऊपर में आ जाएंगे। हमको ये समझने की जरूरत है कि यहां पर ये जो अटैचमेंट है ये किसके कारण से है और क्या आयंस का यहां पर क्या रोल है। तो देखिए आयन जो भी यहां पर हम प्रेजेंट पाते हैं, जो कि ऑब्वियस तौर पर जो प्रोटीन्स होती हैं, हमने ये बात देखी है कि जो भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, जब कभी उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो वो प्रोटीन को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम डीएनए, ठीक है, प्रोटीन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं फ्रॉम डीएनए, ठीक। लेकिन अगर वहां पर कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, आयंस की, तो क्या वहां पर आयन मदद करते हैं। दरअसल देखिए आयन दरअसल ड्यूअल तरह का रोल निभाते हैं, ठीक है, आयन दरअसल ड्यूअल तरह का रोल निभाते हैं। उनकी कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है, एक लेवल तक वो यहां पर रिमूव करने का भी काम करते हैं, तो एक लेवल तक सपोर्ट करने का भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा मैग्नीशियम आयन की जैसे बात आती है, तो मैग्नीशियम आयन काफी अबंडेंस के अंदर में पाया जाता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, ठीक है। वही मैग्नीशियम आयन दरअसल डीएनए के साथ में इंटरेक्शन करवाने के अंदर मदद करता है, जो भी हमारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उनकी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं उन डीएनए के, जो भी आप कहिए कि एक्टिव साइट होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण से वैसे वो डीएनए से रिपेल करना चाहती है, पर मैग्नीशियम आने के कारण से वो अटैचमेंट भी करवा रही होती है। तो ऐसा ही आपको कुछ यहां पर भी देखने के लिए मिलता है। अगर हम देखते हैं ना कि लो आयनिक कंसंट्रेशन है अगर यहां पर, ठीक है, लो आयनिक कंसंट्रेशन है अगर यहां पर, तो आपको यहां पर लीनियर मैनर के अंदर में दिखाई देगा, यानी कि अटैचमेंट उतनी ज्यादा नहीं आ रही। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर है यहां पर जो कि 0.15 KCl, ठीक है, फिजियोलॉजिकल आयनिक स्ट्रेंथ है जो, अगर वो मेंटेन होती है तो जनरल केसेस के अंदर में जो हमारी कंडीशन पाई जाती है वो यही पाई जाती है। ये सपोर्ट कैसे हो रही है, इसी आयनिक स्ट्रेंथ से सपोर्ट हो रही है, क्योंकि यहां पर इनको ये पास लाने का काम भी कर रहे हैं जो इनके आयंस है। क्लियर, तो हमारी ए स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाती है। अब बी स्टेटमेंट चूंकि जस्ट इससे ऑपोजिट बात कर रही है, तो बी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, बी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। सी को देखो भाई, टीम टू द न्यूक्लियर आइसोलेशन मेथड वाज नॉट एप्रोप्रिएट। ये कह रहा है कि टीम टू जो है, टीम टू जिसको यहां पर ये 30 नैनोमीटर का डायमीटर मिला है, इनका मेथड जो है अलग करने का, यानी कि जो ये यहां पर यूज कर रहे हैं, क्या, एक सेकेंड, इन कंट्रास्ट आइसोलेटेड क्रोमेटिन अपीयर, अच्छा ये बोल रहे कि उनका तरीका गलत है, ठीक है, और इस कारण से यहां पर कॉन्टामिनेशन हो गया और उस कारण से उनको कंडेंस फाइबर मिल रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस ही है। तो ये सीवी स्टेटमेंट गलत है। डी को देखो, टीम वन क्रोमेटिन शुड शेयर गॉट शेयर्ड, ठीक है, टूट गए ड्यूरिंग आइसोलेशन दस गिव अपीयरेंस। अरे नहीं भाई, कोई टूटे नहीं है वहां पर, हमारा क्रोमेटिन लीस्ट कंडेंस फॉर्म में होता ही उसी लेवल पर है। तो भाई डी स्टेटमेंट भी गलत है। तो भाई चार स्टेटमेंट में से केवल एक ही हमारी स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो अमंगस स्टेटमेंट अबाउट मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफाइन, तो भाई इसमें हमारा ए ओनली,
केवल यही होगा अब इसका राइट आंसर। क्लियर है बात? तो ये अपन ने यहां पर देख लिया है, और इसी के साथ हमने इन दो पार्ट्स के अंदर में हमारे डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर सवाल आए हैं उनको डिस्कस कर लिया है। कि कॉन्फिडेंस जो है वो इसी तरीके से आता है जब चीजें हम कॉन्सेप्ट्स के साथ में देखते हैं, और एटलीस्ट डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी आए हैं आपके डाउट्स, वो आई होप इन सवालों को सॉल्व करके मिल गए होंगे। वैसे भी जब अपन कंटेंट बेस्ड सेशन के ऊपर में आएंगे तो ऑब्वियस तौर पे उनको भी अपन कवर करने वाले हैं, और आई होप जितना भी पोर्शन अपन ने यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से किया है वो आपके माइंड में अच्छे से समझा है, और उसका रीजन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा हो। फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में, क्योंकि अभी हमारी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर में और भी सेशंस आने वाले हैं और अलग अलग टॉपिक्स को भी अपन कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।